नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद और ख़ास तौर पर जो परिणाम आया और उत्तर प्रदेश में बड़े अंतर से बीजेपी को शिकस्त मिली है। कहा तो 80 की 80 सीट जीत रहे थे यूपी की और आधे से भी कम पर चले आए। ये एक ऐसा मुद्दा गुजरात लॉबी को मिला है, दिल्ली की सत्ता को मिला है कि वो यूपी में मिली इस पराजय का सारा ठीकरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने के लिए कमर कस चुकी है गुजरात लॉबी। हाल के दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी घटित हुआ है विगत 2-4-5 दिनों के अंदर, वो सब अगर कहा जाए कि दिल्ली के इशारे पर हो रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहने के लिए यूपी में बीजेपी की हार को लेकर के फीडबैक लिया जा रहा है। एनडीए घटक दलों से, उनके नेताओं से आज संजय निषाद भी खुल करके ये कहने लगे हैं कि यूपी में बुलडोजर बाबा बुलडोजर शासन के चलते हार मिल गई। क्या केवल बुलडोजर ही हार का कारण बना? एक कारण हो सकता है बुलडोजर, कि बुलडोजर बहुत से ऐसे लोगों के ऊपर, बहुत से निरीह लोगों के ऊपर चलाया गया, उनके आवास पर चलाया गया। पूरी की पूरी लखनऊ में ही पूरी की पूरी कॉलोनी जमींदोज कर दी गई। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता है। अब आज की तारीख में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि कार्यकर्ता और संगठन सरकार से बड़ा है, तो ये बात वो सरकार में रहते हुए ये बात जब आज कह रहे हैं तो ये बात तो बहुत पहले से कही जानी चाहिए थी। ये मुद्दा तो पहले भी उठना चाहिए था। और जहां तक संगठन और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का सवाल है, तो इसमें क्या केवल योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार हैं? इसके लिए क्या गुजरात लॉबी और दिल्ली की सत्ता जिम्मेदार नहीं है? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्या योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रही है या दिल्ली के इशारे पर हो रही है? पूरी की पूरी बीजेपी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये नारा दिया करते थे कि देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, आज वो पूरी की पूरी बीजेपी अगर ये कहें कि कांग्रेस युक्त हो गई है या कांग्रेस में तब्दील हो गई है, न केवल व्यक्तियों के हिसाब से बल्कि आचार विचार के हिसाब से भी, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, संगठन की उपेक्षा, ये कोई नई चीज नहीं है। 2014 से ये शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत और किसी ने नहीं बल्कि गुजरात लॉबी ने ही की है। ये भी आरोप लग रहे हैं। बीजेपी का अदना से अदना कार्यकर्ता जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से पार्टी के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर चुका था, आज वो कार्यकर्ता मायूस है क्योंकि उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता दिल्ली में भी है, सत्ता लखनऊ में भी है, बावजूद इसके बीजेपी का कार्यकर्ता एक अदना सा छोटा काम भी नहीं करवा पा रहा है अपना। कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, बहुत से विधायक, बहुत से सांसद ऐसे हैं जो लगातार उपेक्षित हो रहे हैं 2014 से अब तक, जिन्होंने अपने आप को, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया
आरएसएस के लिए, जनसंघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज वो सबसे ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह दिल्ली की सत्ता है। बीजेपी का दिल्ली का नेतृत्व है जो पूरे देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में वो अपने ही लोगों को हाशिए पर ले आता चला जा रहा है। ये ठीक बात है कि आज मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बन गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद के हालातों पर अगर आप नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर डाला गया। आप राजस्थान की तरफ चले जाएं तो आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किस तरह से हाशिए पर ले आया गया। इसकी शुरुआत 2014 में ही हुई, जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को हाशिए पर ले आया गया। इसकी शुरुआत 2014 से ही हुई, जब पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के राजनाथ सिंह को हाशिए पर ले आया गया। आज वो केंद्र में मंत्री जरूर हैं, लेकिन क्या वो अपने दिल दिमाग से कोई निर्णय ले सकते हैं क्या? वो रक्षा मंत्री जरूर हैं। उनके कार्यकाल में कई योजनाएं आई, खास तौर पर युवाओं के लिए जो योजना लेकर के आए, क्या उसमें राजनाथ सिंह की सहमति थी? ये सवाल बार बार उठ चुका है। इस सवाल को बाकायदे संसद में राहुल गांधी भी उठा चुके हैं। ये दीगर बात है कि किसी एक मुद्दे को लेकर के राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने सरकार का बचाव किया, पार्टी का बचाव किया, लेकिन इससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, मूल उनके जो बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे साइडलाइन कर दिए गए। अगर राहुल गांधी ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम रक्षा मंत्रालय की नहीं है, सेना की नहीं है, वो गुजरात लॉबी की है, अगर वो कहते हैं कि नोटबंदी का फैसला कैबिनेट का फैसला नहीं था, वित्त मंत्रालय का फैसला नहीं था, तो क्या ये गलत है? लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से फिर से एक बार एक मौका मिला है लोकसभा चुनाव में हार के लिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से ज्यादा बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा। बावजूद इसके आप वहां कुछ नहीं कर पाए। यूपी से बड़ा झटका अभी हाल में जिन 7 राज्यों में की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को केवल 2 सीट मिली, क्या इसके लिए भी योगी जिम्मेदार हैं? नहीं, ये केंद्र सरकार और खास तौर पर गुजरात लॉबी की नीतियों की खामी है, जिसके चलते बीजेपी लगातार नीचे की ओर जा रही है। अब जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उसके आगे 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यह ठीक बात है कि जब 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ आई थी, तब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
केशव मौर्य ही थे। लेकिन उसके बाद से जो समीकरण बदले हैं, उसके बाद से आरएसएस ने जिस तरह से गुजरात लॉबी को भी संभाला और पार्टी को भी, और योगी आदित्यनाथ को यूपी की बागडोर सौंपी गई, वो एक राजनीतिक फैसला था, कूटनीतिक फैसला था, रणनीतिक फैसला था। योगी आदित्यनाथ, अगर बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है तो हिंदुत्व का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ही नहीं पूरे देश भर में, तो आज की तारीख में वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ को ही फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान मिली है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो बीजेपी से अलग होकर के अपनी ही पार्टी हिंदू वाहिनी, उसके मार्फत अगर वो संसदीय चुनाव जीत सकते हैं तमाम विरोध के बावजूद, तो हिंदुओं में उनकी, उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ की हिंदुओं के ऊपर कितनी पकड़ है, ये आसानी से समझा जा सकता है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, अगर हिंदुत्व के चेहरे के नाम पर वोटिंग कराई जाए तो उसमें योगी आदित्यनाथ का पल्ला भारी पड़ेगा। ये दीगर है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या दिल्ली की सत्ता हो, शासन के लिहाज से यूपी में पिछले 5-7 साल, 7 सालों में, 7-7.5 सालों में बेरोजगार किस कदर शोषित, प्रताड़ित हुए हैं, उनकी मनोदशा से अब पूछ लीजिए। पेपर लीक की मनोदशा से उनसे पूछ बात कर लीजिए। तो ये बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अगड़ों पिछड़ों, हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो पिछड़ा समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारा जो मुसलमान समाज है, ये सब के सब न केवल योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते आहत हुए। और जिस ढंग से चुनाव के अंदर राहुल गांधी ने जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों को उठाया, जो वो उन्होंने 5 गारंटी दी, उसका नतीजा रहा। जनता की आवाज थी और सबसे बड़ा मसला था संविधान का, जो दलितों के बीच में बहुत कायदे से पसर गया, जिसका नतीजा रहा कि आपको, बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा, भारी पराजय का सामना करना पड़ा। और ये असर वाराणसी में भी काम आया, जब इतनी बड़ी पूरी फौज लेकर के बीजेपी यहां उतरी थी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच जीत का अंतर महज 1.5 लाख रह गया। बीजेपी अगर चुनाव लोकसभा में कम सीटें पाई हैं तो उसके लिए उसकी अपनी
शीर्ष नेतृत्व की नीतियों के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन आज भी चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन आज जो स्थिति है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो न केवल बीजेपी के लिए ये नुकसानदायक होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी मुफीद नहीं होगा। एक अस्थिरता का माहौल बनेगा और वो अस्थिरता विकास में बाधक बनेगी। जो कुछ भी विकास के नाम पर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो प्रभावित होगा। क्योंकि जब बीच मझधार में नाव डूबेगी और कोई परिवर्तन होगा तो उसका असर तो पड़ना ही है। अगर आज योगी आदित्यनाथ को एन केन प्रकार हटा भी दिया जाता है तो क्या वो चुप लगा करके बैठ जाएंगे? आज भी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा राजपूत क्षत्रिय नेता अगर कोई बीजेपी के अंदर पनपा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय नेता के तौर पर राजनाथ सिंह की पहचान नहीं है और उस कैलिबर का, उस कद का दूसरा कोई नेता भी नहीं है। आप सबको एक पुरानी बात भी याद दिला दूं कि ये जो टसल है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के बीच जो टसल होती है, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना ही पड़ता है। आप पूर्व में कल्याण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में इस द्वंद्व को देख चुके हैं, जान चुके हैं। जब कल्याण सिंह को हटा करके कभी बनारसी दास तो कभी राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहां चली गई, ये भी आपको देखना और समझना पड़ेगा। हो न हो आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही हो। अगर ये कहानी दोहराई जाती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के लिए रास्ते और आसान होंगे, अखिलेश यादव के लिए रास्ते और आसान होंगे। और अगर ये कहें कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की सियासत को न केवल गर्म किया बल्कि सत्तारूढ़ दल को बेचैन कर दिया, जिसका नतीजा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच ये द्वंद्व। और इस द्वंद्व के पीछे दरअसल हम लोग बार बार केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य महज एक कठपुतली है जिसकी डोर दिल्ली में है। और चाहे वो केशव मौर्य ही नहीं, चाहे वो संजय निषाद हो, केशव मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, भूपेंद्र चौधरी हो, सब के सब सिर्फ चेहरा बदल देने से, जाति बदल देने से न पार्टी का भला होना है न प्रदेश का भला होना है। यानी एक तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह समझ लिया है
कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पूरे देश भर में। ये सारा बखेड़ा, ये सारा हंगामा सिर्फ उस डर से है कि जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो कहां जाएंगे। उस डर से है कि इस बार अगर सत्ता से गए तो कितने सालों के लिए जाएंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। खैर, दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो रसाकसी चल रही है उसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इसमें पिसी तो जाएगी जनता, जो लगातार 10 सालों से पिस रही है। तो अब वक्त है कुछ कड़े फैसले लेने का संगठनात्मक तौर पर, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर गुजरात लॉबी ये समझती है, अगर जेपी नड्डा ये समझते हैं कि आज बिना आरएसएस के वो दौड़ सकेंगे, तो ये उनकी नासमझी ही कही जाएगी, क्योंकि ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व का पटाक्षेप भी होगा तो वो आरएसएस से ही होगा। और जो आरएसएस, जो मोहन भागवत 2017 में योगी आदित्यनाथ को इस गद्दी तक ले आए, वो आरएसएस, वो मोहन भागवत इतनी आसानी से चुप नहीं लगाने वाले हैं, और इतनी आसानी से योगी को हटा देने के दिल्ली के फैसले को स्वीकार भी नहीं करने वाले हैं। आगे क्या होता है उस पर हम सब की नजर रहेगी। हम सब पल पल की खबरें जुटाएंगे, फिर आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल आज्ञा दें, लेकिन एक वही आपसे एक प्रार्थना, एक निवेदन, आप सब वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।